गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड पीजीटी हिंदी भाषा एवं साहित्य के जो है वैकल्पिक विषय पर चर्चा करते हैं। वैसे तो ये पूरा सिलेबस जेएसएससी का नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जेएसएससी से मिलते जुलते हैं। इसमें वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो आपके सिलेबस से मिलता जुलता है, और जो सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि कौन आपके सिलेबस में कौन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जेएसएससी से मिलते जुलते हैं, ठीक। और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आया एग्जाम में। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। पहली बात है कि राजभाषा अधिनियम का जो ये ऑप्शन चारों दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। लागू हुआ था 14 सितंबर। और यहाँ पे जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन ये गलत है। इसका आंसर होगा ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में हिंदी को क्या किया गया। हम सभी जानते हैं संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड की भाषावार बोलियों का वर्गों का नाम बताएं। देखिए हमारे यहाँ जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक ये भी भाषा बोली जाती है, द्रविड़ भाषा ये भी बोली जाती है, और तीसरा इंडो आर्यन भाषा ये बोली जाती है। विकल्पों में जो है सभी विकल्प हमारे पास सही है, ठीक। क्वेश्चन है, उद्धव प्रति सब कहीं श्याम मजू अपने मन की प्रीति सूरदास कृपा करी पठे यह सब सकल ब्रज नीति। यहाँ एक शब्द का यूज हुआ है ब्रज नीति। ब्रज नीति का मतलब हुआ कि ब्रज का नियम, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न जो है सूरदास के प्रसंग से संबंधित आ जाते हैं कि इसका नियम क्या हुआ। तो ब्रज का नियम इसका होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इस पद में ब्रज रीति का अर्थ है। ब्रज रीति का अर्थ हुआ ब्रज की रीति। ब्रज में जो नियम चलता था वही नियम की बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरजु धरेऊ कु अवसर जानी सहज सुहृदय बोले मृदुबानी तात तुम्हारी मातों वेदही पिता रामु सब भातहि स्नेही। ठीक है, अब ये कथन किसके द्वारा किसको कहा गया है, ठीक है। पहली बात तो ये जो कथन लिया गया है ये कथन रामचरितमानस से लिया गया, ठीक है। मानस का ये कथन में जो है सुमित्रा जो है लक्ष्मण से कह रहे हैं भगवान राम के बारे में कि वो तुम्हारे लिए पिता तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तुम संस्कृति जलधि नीर तरंगों से फेंकी मनी एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से विषय। ठीक है, ये कथन जो है कमानी से लिया गया है, ठीक है। और अब बोलेगा सर क्या पूरा कमानी पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब भी एग्जाम में कोई सिलेबस में सब टॉपिक आ जाता है तो मान के चलिए उसमें एक टॉपिक मेंशन कर देता है कि यहीं तक पूछा जाएगा। जैसे जैसे सिविल सर्विसेज मेंस में जाइएगा तो वहां रामचरितमानस का जो है मेंशन किया हुआ है कि हम सिर्फ उत्तरकांड पूछेंगे। जेपीएससी में आइएगा तो वहां मेंशन किया हुआ है कि हम उसका सिर्फ उत्तरकांड और अयोध्याकांड पूछेंगे। तो टॉपिक मेंशन पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो उतना कठिन भी नहीं है ये, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद के कमानिया से लिया गया है। पीयूष स्रोत सी बहा करो डैश के सुंदर समतल में। यहां पे जो डैश के जगह पे जीवन आएगा, ठीक है। ये निराला के ग्रंथ से लिया गया है। कुरुक्षेत्र रचना का साहित्यिक प्रकार है। देखिए कुरुक्षेत्र हमारे यहाँ जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से विचारात्मक प्रचार है कि युद्ध के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कुरुक्षेत्र के चर्चा के विषय में क्या आता है कि जब भी बहुत बड़ा युद्ध होता है तो उसमें किसी को लाभ नहीं होता, सभी को नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, महिलांचल के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। महिलांचल लिखा किसने, रेणु ने लिखा है, तो रेणु का होगा। अवधि किस भाषा की बोली है। अवधि हमारे यहाँ जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज आएगा, बिहारी जो है बिहारी हिंदी में आएगा, और राजस्थानी विषय में जयपुरी आएगा, मेवाती आएगा, मारवाड़ी आएगा। भक्त सर्वस्व के रचिता है। भक्त सर्वस्व के रचिता हमारे पास जो है भारतेंदु है। ये कविता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारतीय प्रसंगों पात्र प्रसंगों व उप व्याख्यानों पर काव्य पर आधारित नहीं है। हमारे पास यहाँ जितने भी रचना आप देख रहे हैं उसमें विकट भट्ट ऐसा है जो उस पर रचना नहीं है। नहुस ये रचना उसी से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड है। तिलोत्तमा ये भी उसी से रिलेटेड है। जय भारत उसी से रिलेटेड है, लेकिन विकट भट्ट जो है उसकी रचना नहीं है।
हिंदी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ठीक, हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? मैक्सिमम लोग इसके क्वेश्चन में यही बात स्वीकार करते हैं कि ग्रियर्सन ने किया या रामचंद्र शुक्ल ने किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको करने वाले विलियम प्राइस थे। बी नंबर आंसर होगा। हिंदी सतसागर के संपादक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसको किया भी था। नेक्स्ट है, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है? देखिए, सरलता है, स्पष्टता है, वैज्ञानिकता है। इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। चौवर्ण के व्यंजन किस कोटि में आते हैं? चौवर्ण के व्यंजन जो है अस्पर्श संघर्षी में आते हैं। झारखंड के कुल कितनी जनजातियां? यहाँ एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस नहीं डाला, जीएस का एक क्वेश्चन यहाँ पे उसने हिंदी में डाल दिया। 32 हमारे पास है अभी तक में, 33वां की बात चल रही है, बट सरकार द्वारा भी मान्यता नहीं मिली है। मिश्र बिंदु विनोद कितने भागों में विभक्त है? मिश्र बिंदु विनोद जो है 4 भागों में विभक्त। जनरली जितने भी लिखे गए हैं ना हिंदी साहित्य के इतिहास मुख्यतः 4 भागों में ही विभक्त है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास वो भी 4 भाग में है, रामचंद्र शुक्ल का वो भी 4 भाग में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, क्रम के हिसाब से अगर आइएगा तो सबसे पहले शिव सिंह सरोज थे, उसके बाद मिश्र बिंदु विनोद थे, फिर ब्रजमाथुरी सार थे, फिर कवि सूरज थे। ठीक है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन जो सही होगा। परमाल रासों के रचयिता कौन है? नरपति नल, यही थे परमाल रासों के रचयिता। रासो साहित्य जो है वो पूरा आदिकालीन साहित्य है, और इस साहित्य में जो है कुछ कुछ जगह जो सांस्कृतिक विकास के बारे में लिखा गया, तो कहीं कहीं पे जो राजाओं का वीरता का वर्णन भी किया गया। नेक्स्ट है, मात पिता जगजाई तजु विदुहु न लिखियो कुछ भाल भलाई। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया? देखिए, ये लिया गया है कवितावली से। इश्क नामा के रचयिता कौन है? इस नामा के रचयिता जो है पौधा है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इनका देखिए, कमायनी इनका सबसे अंतिम है, तो कमायनी यहां देखिए तब सारे ऑप्शन में दिए गए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन में कमायनी दिया हुआ, तो कमायनी से तो पकड़ाएगा नहीं। एक चीज और याद है कि झरना इनका सबसे पहला था। यहां देखिए ए नंबर ऑप्शन से आप इसको पकड़ सकते हैं, झरना ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं सारा पकड़ना पड़े, आप चाहो तो किसी एक से भी पकड़ के काम चला सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1964 में। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? सबसे पहला प्रभाव जो है बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस वक्त सबसे जो है विकसित प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसलिए बंगाल में पड़ा था। वहां पढ़ने लिखने वाले लोग ज्यादा थे, साक्षरता अच्छी थी। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन थे? श्री राम शर्मा। निम्न संस्करणों में राहुल संस्कृतायन की संस्करण नहीं है। देखिए, ये जो डी नंबर है भूले हुए चेहरे, ये उनका नहीं है, बाकी तीनों जो उन्हीं की रचना। और रियल में ये यात्रा वृत्तांत लिखते थे, ये जर्नी बहुत करते थे और ट्रेवल करते थे, तो उसमें जो उनको एक्सपीरियंस गेन होता था उसी एक्सपीरियंस की रचना करते थे। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक आपके सिलेबस है, ज्ञान रंजन है। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? धूमिल का, ये आप सभी जानते हैं, जीएसएससी के सिलेबस में ही है। ठीक है, ममता कलियाकृत छुटकारा किस विधा से संबंधित है? यह मुख्यतः जो है कहानी संग्रह। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा? ये चित्रलेखा है। ठीक, कालक्रम की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अस के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, सबसे अंतिम इनका आया था अलग अलग रास्ते। ठीक, और दूसरा इनका था छठा बेटा, ये दोनों ऐसे चल रहा था। तब इसी ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि इनका सबसे पहला जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। अब्दुल गनी खां कौन सी कहानी के पात्र थे? ये मलबे के मालिक इसी कहानी के पात्र थे। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन में इसमें हमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर मिलाने जाए
तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, भोलाराम का जी, ये हरिशंकर प्रसाई इनका रचना है, ठीक है। उसके बाद परिंदे का अगर लीजिएगा तो ये थे हमारे पास निर्मल वर्मा, बी का 4 हो जाएगा। फिर आइए तलाश, ये कमलेश्वर का था, ये इंडिया पाकिस्तान डिवीजन से रिलेटेड लिखा हुआ था। और फिर रजनी, ये मनु भंडारी का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ए का 2, बी का 4, तो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही क्रम कौन सा है हमारे पास, ठीक है। इनका जो है सबसे अंतिम जो आया था वो आया था आधी रात, सबसे अंतिम था। तो यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देता है। लेकिन इनका सबसे पहला जो रचना था नाटक का वो था राक्षस का मंदिर। तो यहाँ ऑप्शन से पता चल जाता है कि डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से अंतःपुर का छिद्र नाटक के लेखक हैं, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। हमारे यहाँ जो स्वच्छंद का मतलब होता है कि स्वतंत्र विचारधारा। स्वतंत्र विचारधारा में नंदलाल दुलारे वाजपेयी ये सबसे टॉप पे थे। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर नामवर सिंह की रचना नहीं है, ठीक। नामवर सिंह जो है वो भी एक आलोचक थे, और इसलिए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग इनका रचना है, छायावाद इतिहास इनका है, आधुनिक साहित्य इनका है, प्रगति और परंपरा ये इनका नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रघुवर सहाय रचनाओं के बहाने का एक संस्करण इस रचना का लेखक है, ठीक है। ये रचना हमारे पास है मनोहर श्याम जोशी का। निम्नलिखित में से वे देवता नहीं है कि लेखक हैं, ठीक है। ये हैं सेठ राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, ठीक है। इसमें अगर आप आइएगा तो ए नंबर ऑप्शन होगा, रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी का कौन सा क्रम सही है। देखिए, अगर इनके जीवनी पर अगर जाएंगे तो सबसे पहले जो था वो जयदेव लिखा हुआ था। जयदेव के बाद इन्होंने रामानुज को लिखा था जीवनी पे। उसके बाद इन्होंने जो दूसरी रचना लॉर्ड मेयो, अकबरनामा इनका नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र जी का कौन सा उपन्यास मुंडा जनजाति पर आधारित। देखिए, ये क्वेश्चन झारखंड के हिसाब से देखिएगा तो होगा। इनका एक रचना था गायब होता देश। ये रचना जो है मुंडा जनजाति पर केंद्रित है। इसके संस्कृति के ऊपर, इसके ओरिजिन के ऊपर और इसके उद्भव सब पे ऊपर इसमें लिखा हुआ है। आदमी नाटक के नाटककार हैं द्वारका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये थे हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है आधुनिक हिंदी को विकसित भी किया था, खड़ी बोली में लाया, ब्रजभाषा में भी लिखा और हिंदी में भी इन्होंने रचना किया था। भारतेंदु के दूसरे अंक में किसके द्वारा, भारतेंदु नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया गया। ये गाया गया है भारत दुर्दशा नाटक में दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया गया, भारत के द्वारा गाया हुआ है, ठीक है। वैसे जिसमें सभी जितने पात्र हैं सभी उसके मात्र पात्र थे, लेकिन भारत द्वारा गाया हुआ नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त का नाटक का रचना काल हमारे पास है। देखिए, स्कंदगुप्त जो है 1928 में लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंगों में विभाजित है, ये टोटल 3 अंगों में विभाजित है। छोटा नाटक है, बड़ा नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। दंतुल है, कालिदास है, विलोम है और मातुल है। नाटक का नायक जो है वो कालिदास, वैसे ही जितने भी हैं सभी उसके पात्र हैं। किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है, मल्लिका से। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, ठीक। ऐसे तो इनका सबसे अंतिम उपन्यास जो है वो गोदान है, लेकिन गोदान यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ से ऑप्शन ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेवा सदन सबसे पहला है, ठीक है। ये सबसे पहले 1906 में जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1907 में इसी को जो है सेवा सदन नाम से प्रकाशित किया गया था, और वो नाम था इनका सेवा सदन। अब है कि बाजारे हुस्न, ये उनके किताब का नाम था, उर्दू में लिखा हुआ। बाद में इसका जो प्रकाशन 1900 हुआ था वो हुआ था 1907 में सेवा सदन के नाम से। रंगभूमि जो है ये गांधीवादी विचारधारा पर किसान का जो आंदोलन था उस आंदोलन पे लिखा हुआ उपन्यास था। निर्मला इनका जो है दहेज प्रथा और बेमेल विवाह पे लिखा हुआ उपन्यास है, ठीक है। इनका जो ऑप्शन होगा डी।
प्रेमाचरण जो है मजदूरों के संघर्ष पर लिखा हुआ उपन्यास है। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ये सभी जानते हैं हम लोग, गोदान। मैलांचल के उपन्यासकार कौन है? रेणु। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा, आर्थिक जगत और किसी पर। देखिए बाल मनोविज्ञान, बच्चे के जो है मनो स्थिति पर लिखी हुई कहानी है। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार कौन है? सभी लोग जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ओंकार बहुल के अंतर्गत कौन सी भाषाओं का समावेश किया गया है? ठीक है, देखिए ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये सभी भाषा हैं जिसमें ओंकार बहुल का लगता है। बोलो गो, उठो गो, खेलो गो, जागो, ये सब भाषा जो है ब्रज में आता है। यही भाषा को अगर आप अवधि में ले आइएगा, बोला हूँ, उठा हूँ, खेला हूँ, ये सब आइएगा तो फिर अवधि में आ जाएगा। इसी भाषा को अगर आप भोजपुरी में बोलेगा, बोला, खेला, उठा, ये सब आएगा तो फिर भोजपुरी में आ जाएगा। ठीक है, ओंकार बहुल में ब्रज आता है, बुंदेली भी आता है और कन्नौजी भी आता है। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास के किस रचना से लिया गया है? रचना क्या? देखिए श्रुति सम्मत हरिभक्त पंत सुजंत विरति विवेक। ठीक है, ये उनके रामचरितमानस से लिया गया है। चंदनबाला हरास के रचनाकार हैं कवि आसिगु, ये उनके रचनाकार है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? ये हुआ था जय भट्ट के शिलालेख में। प्रयाग की हिंदी संस्थान कौन सी है? ठीक है, देखिए ऐसे तो जितनी भी संस्थाएं देख रहे हैं ये किसी न किसी संस्थान से जुड़ी हुई है, लेकिन ये प्रयाग का नहीं था। प्रयाग का संस्थान हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये एक सम्मेलन के रूप में काम करता था, लेकिन ये हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान था इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है हमारे पास? ठीक है, सभी में देखिएगा तो भोजपुरी नहीं है। ठीक है, बाकी सब नेपाली है, कोंकणी है, उर्दू और बिहार का यानी बिहारी हिंदी का एक भाषा है बिहारी हिंदी का, वो है हमारे पास मैथिली, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भोजपुरी इसमें अभी भी नहीं शामिल है। प्रारूप तैयार करते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ जो है विषय अनुरूप शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट विषय से संबंधित तो उसी को लाया जाता है। माघी किसकी उपभाषा है? ठीक, हम सभी जानते हैं बिहारी की भाषा है। हिंदी में लिखावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमित है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन जो है आचार्य शुक्ल का है, हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। हो व्याकरण किसने लिखी थी? हो व्याकरण जो है लाइनेज बर्नेज ने लिखी थी। अब यहां हमको मैचिंग करना है। ठीक है, मैचिंग में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए का। इनकी जो रचना थी उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनकी रचना का नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक, तीसरा था राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, की होगा। गणपति चंद्रगुप्त जो थे हमारे पास, वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। ठीक, साहित्य शास्त्र का सिद्धांत जो है इनका नहीं था, किसी का इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ये में दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी भर्तृहरि की रचना नहीं है? देखिए प्राण संकाली जो है इनकी रचना नहीं है। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक ये सब इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी महाराज रघुराज सिंह की रचना नहीं है? मैथिली रहस्य पदावली इनकी रचना नहीं है। बाकी ये 3 रचना जो है उन्हीं की लिखी हुई है। ये सब के सब जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इसमें धार्मिक बातों का ज्यादा जिक्र किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैचिंग करना है। केसरी सिंह समर, केसरी सिंह समर किसके हैं देख लेते हैं। केसरी सिंह समर जो हमारे पास वो हरिनाम का है। ठीक है, उसके बाद है राणा रासो। राणा रासो जो है दयालनाथ का है। फिर है जयदेव विलास, ये जो है महाराज जय सिंह का है। और गुरु शोभा ये सेनापति का है। तो मिला लेते हैं, ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, फिर सी का 1, सी का 1 और डी का 2। सही है, ए नंबर। निम्न रचनाओं का प्रकाशन तिथि की दृष्टि से सही क्रम है। ठीक, अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे पहली जो रचना हमारे लिखी गई थी वो रचना हमारे पास करी गई थी विष्णु लहरी, ये सबसे पहले। भय ही शक्ति देता है, ये दूसरी सबसे अंतिम रचना है। सत्यकाल, उसके बाद है देशांतर।
तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये सभी रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रज भाषा और कहीं कहीं अवधि में लिखी हुई भाषा, इसमें हिंदी में बहुत कम लिखा हुआ है। और एक रचना जो ये है ये खड़ी बोली में लिखा हुआ है, भाई शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, देखिए, नव सांस्कृतिक परंपरा सबसे पहला लिखा गया, परंपरा नई कविता सबसे अंतिम में लिखा गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कहीं कहीं इसमें क्या है, चारों याद रखना जरूरी है, एक और दो भी अगर याद रहेगा तो आप ऑप्शन निकाल लें। और जीएसएससी ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग के लिए, क्या दिया हुआ? सामधेनी। सामधेनी हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है वो 1947 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इतिहास का आंसू ये जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 3 नंबर है हुंकार। हुंकार हमारे पास जो है 1938 में आया था। और नील कुसुम जो हमारे पास है वो 1955 में आया था। तो ऑप्शन इसके हिसाब से देखिएगा तो सी नंबर बनेगा। ऐसे ये जेएसएससी के सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन जेएसएससी सिलेबस नहीं है, बट मैं बता देता हूं और इसको देखना भी नहीं है। ठीक, मैत्रेयी पुष्पा ये रचना जो हमारे पास है ये अगन पाकी का लिखा हुआ है। ठीक है, निदा फाजली ये उपन्यास जो हमारे पास है चेहरे से संबंधित है। मेहरुनिसा परवेज ये जो हमारे पास है अकेला पलाश। और नजरुल इस्लाम ये हमारे पास जो है ममता कालिया। ये इधर पात्र के नाम है और ये इधर रचना के नाम है। उस हिसाब से देखें तो ए नंबर बनेगा और ये आपके सिलेबस में नहीं है। अन्य की अधिकांश कहानियां केस हिस्ट्री बनकर रह गई, किसके संदर्भ में कहा गया है? ये कहा गया है यशपाल के बारे में। ये यशपाल के बारे में इनकी जितनी भी कहानियां थी वो एक तरह से देखिए केस हिस्ट्री था, यानी इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन, इंडिया पाकिस्तान डिवीजन के बाद की स्थिति, फिर कहीं कहीं पे क्या है कि भारत पाकिस्तान का क्या प्रभाव पड़ा संस्कृति के ऊपर, ऐसी रचना ये ज्यादा की है। ये भगत सिंह के करीबी मित्र माने जाते हैं, बहुत करीबी थे। इनकी रचना है झूठा सच, ये सबसे फेमस है। नेक्स्ट रचना है न्याय का रात। ये रचना जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है पृथ्वी का स्वर्ग। ये रचना जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तीसरा है अंधा युग, ये धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। यह है लोटन। ये रचना जो है हमारे पास विपिन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन हमारे पास सी नंबर आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अगर आप जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये आ सकता है। कौन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? भामन ने जो हमारे पास है वो अलंकार सिद्धांत दिया था। ठीक है, वामन ने हमारे यहाँ जो है रीति सिद्धांत दिया था। आनंद ने हमारे यहाँ जो है ध्वनि सिद्धांत दिया था। और कुंतक ने हमारे जो है वक्रोक्ति सिद्धांत दिया होता है। ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, अच्छा मैचिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? हरिशंकर परसाई व्यंग लिखते थे, इनके हर व्यंग के हिसाब से चलता था। ठीक है, यहां ये क्वेश्चन जो हमारे पास है अगर आप रचना के आधार पे देखिएगा तो हास्य व्यंग एक नाटक था जो इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। ये बाकी 3 जो आप नाटक देख रहे हैं सारा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है रचना दिया हुआ है और उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। कबीर के धार्मिक विश्वास। ये जो रचना हमारे पास है ए नंबर, इसके रचनाकार जो थे धर्मपाल मैनी थे। संत कवियों का धार्मिक विश्लेषण। ठीक है, ये रचना जो थे मनमोहन अग्रवाल का लिखा हुआ है। आलोचना और आलोचना ये रचना जो हमारे पास है डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का लिखा हुआ है। और फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नई कविता और नई आलोचना। ये रचना हमारे पास प्रोफेसर कुमार विमल का लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक नंबर देख लेते हैं। ए का 4 यहाँ भी है, बी में भी है, सी में भी है। अब आ जाते हैं बी नंबर, बी का 1, तो बी का 1 बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बोरीसैला उपन्यास के रचनाकार हैं। ये है महुआ मांझी। ये झारखंड से संबंधित है। इन्होंने झारखंड की संस्कृति के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हुई है और वर्तमान में ये राज्यसभा की सांसद भी है जेएमएम से। नेक्स्ट है ढूंढनी गवाहो मंगलचार में
दुधलनी किस पद का प्रतीक है? ठीक, ये आत्मा का प्रतीक है, कबीर की रचना है। कबीर इसमें बताना चाहते हैं दुधलनी जो है यहाँ की है, मतलब आत्मा से संबंधित है और उसको परमात्मा में मिल जाना है। पंडा कलेजे छेद का भाव क्या होता है? इसका होता है विषय वासना से हृदय को अलग करना। ये भी कबीर की रचना से लिया गया है। तबहु उपंग सूत्र आए गए, पंक्ति में उपंग सूत्र शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? देखिए, उपंग सूत्र का प्रयोग जो है उद्धव के लिए किया गया, जो ब्रज में जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए। भेटक हृदय जुड़ाए, पंक्ति में जुड़ाए शब्द का अर्थ है, जुड़ाए शब्द हमारे पास जो है वो प्रसन्नता का संबंध होता है, प्रसन्नता से संबंधित है। ये रियल में जो है राजस्थानी भाषा से लिया गया है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कन्यान, यह पंक्ति किससे ली गई है? ठीक है, ये पंक्ति जो है कुंभकर्ण नाटक से ली गई है। उस कहीं आयसी पाई पद बंदी चले हनुमंत, यहां आयसु शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए, आयसु शब्द का अर्थ मतलब होता है आज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असंगत कथन है? राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। ठीक है, ये सही है। ये एक तरह से देखिएगा कि इसमें जो बोला गया है कि चौपाई और दोहा शैली है, ये बिल्कुल गलत है। निराला की रचना जो है छंद से मुक्त थी, इसमें किसी प्रकार का छंद का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है वो गलत होगा। 89 नंबर, हृदय की अनुवृत्ति बहा उदार, एक लंबा काया उन्मक किसके प्रति कही गई उक्ति है? ये कही गई है मनु के प्रति। व्रत मुक्त केसी किसे कहा गया है? ठीक है, व्रत मुक्त केसी जो है द्रौपदी को कहा गया है। ये अंधा युग जो एक नाटक है उसके ऊपर लिखा हुआ और वहीं से इसको लिया गया है। भारतेंदु नाटक, भारत दुर्दशा नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि शामिल थे? ये रियल में बंगाल के शामिल थे, क्योंकि बंगाल में ही सबसे ज्यादा चर्चा होती थी और बंगाली गढ़ था केंद्र और प्रशासन सभी दृष्टि से। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक का मूल उद्देश्य क्या था? ये था आसद की जनता को अन्याय और अनैति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान करना। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्याओं का चित्रण किया है? ये चित्रण सभी का है, प्रेम का अंतर्द्वंद है, विदेशी षड्यंत्र है, आंतरिक, ये तीनों का वर्णन किया गया। आपके वाले सिलेबस में ध्रुव स्वामी है, तो ध्रुव स्वामी का जो विषय वस्तु है वो आप देख लीजिएगा। देश की दुर्दशा निहारो गो, डूबते को कभी उबारो गो, हारते ही रहे हो ना, कब अब दांव पर अपने आप को हारोगे। यह कथन किसका? यह कथन देवसेना का है, स्कंदगुप्त के नाटक से ही लिया गया है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन विलोम का है, जो वहां पर एक खलनायक के रूप में है, कालिदास नायक के रूप में है। उज्जैनी से आए दो उत्तराधिकारी कौन थे? उज्जैनी से आए दो उत्तराधिकारी थे अनुस्वार और अनुनासिक। ये दोनों भी जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया, जो मोहन राकेश का नाटक था। इसमें कालिदास कैरेक्टर में नायक के रूप में है। गोदान के वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था श्याम बिहारी तनखा। ये आपके सिलेबस में दिया है। झुनिया के पति की मौत कहां हुई थी? ठीक है, देखिए, झुनिया के पति जो है गोदान पात्र में है, इनकी मौत जो है बेलारी में ही हुई थी। ठीक है, अब है कि बेलारी में हुई कैसी थी? मुंबई में एक दंगा हुआ था, उस दंगे में इनको चोट लगी थी। ठीक है, और उस दंगे में चोट के बाद जब ये घर आए थे तो घर में ही जो है 2 दिन तक जो है सेवा की थी। सेवा करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो मृत्यु इनकी बेलारी में ही हुई थी, लेकिन ये घटना मुंबई की थी। गांधीवादी जीवन मूल्यों के प्रतीक मैलांचल का कौन सा पात्र है? सभी हम लोग जानते हैं बावन दास है। एक बाद में भी था कालीचरण, लेकिन वो बाद में आ गया। नेक्स्ट है ममता, मैं गांव फिर लौटूंगा प्यार का फसल उगाने, इसी भारत माता ग्रामवासिनी के मैलांचल चले। यह कथन किसका है? आप लोग सभी पढ़े, ये प्रशांत का कथन है, जो उसमें एक मेन रोल में है। मां कहानी के अनुसार प्रकाश की माता का नाम क्या है? मां कहानी आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे बता देते हैं, करुणा है। नेक्स्ट, उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में समेट जाने को अधीर हो गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई? यह कहानी जो है दिल की रानी से ली गई, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, भक्ति धर्म रसात्मक अनुभूति डैश किससे संबंधित है? ठीक है, ये कहानी हमारे पास जो है भाव और मनोविकार से ली गई। ये कविता क्या है? इस कहानी का ही शीर्षक से लिया गया है।
चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था, चिंतामणि का प्रकाशन 1939 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकारी होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है? इनका निबंध है, उसी निबंध से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल के समीक्षात्मक निबंध की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक, देखिए इनका सबसे पहला था भारतेंदुरेशन और सबसे अंतिम था उनका कविता क्या है। तो ऑप्शन ई से पकड़ा गया। तुलसी का भक्ति मार्ग, ये भी उनका रचना था, तो ये नंबर आएगा। इन निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। डैश बुद्धि प्रदान होते हुए भी इसमें हृदय का स्पंदन, यह कथन शुभ रूप से किसके लिए कहा गया? बाबू गुलाब राय के लिए कहा गया। ये भी एक आलोचक के रूप में थे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, वैसे इन्होंने भी लिखा था। चिंतामणि वस्तुतः चिंतन मणि है। इसमें शुक्ल के मेघा के गहरे चिंतन का परिणाम है। उनकी चिंतन की मणियां संग्रह है। इस कथन के बारे में किसका कथन? ये कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ है। शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? शुक्ल के अनुसार उत्साह जो है साहसपूर्ण आनंद का उमंग है। कोई काम आप करते हैं, उसमें अगर आपको आनंद मिलता है तो फिर उस काम को करने के लिए एक अलग ऊर्जा मिलती है, यहीं से उत्साह आरंभ हो जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए वर्ण का उच्चारण स्थान सब है, मूर्धा भी है, दांत भी है, तालु, कंठ, ओठ, नाक सब है। तो ऑप्शन होगा डी नंबर, विकल्प सभी। आयोगवाह किसे कहा जाता है? आयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। कामायनी किस विधा की रचना है? ठीक है, देखिए कामायनी एक जो है महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग सभी जानते हैं, वीरगाथा काल। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, स्वयंभू को। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? देखिए उन्होंने अपभ्रंश को है नाना भाषा का, हमेशा लास्ट में नौ का प्रयोग ज्यादा होता था, इसलिए इसको बोला था नाना भाषा। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? यह दिया जाता है अमीर खुसरो को। तुलसीदास ने राम का गुणगान किस भाषा में किया था? अवधी में किया था। ऐसे तो ब्रज भाषा में भी है, लेकिन अधिकांश रचना उनकी अवधी में ही है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता का पर्याय कौन सी भाषा बन गई थी? ये बन गई थी खड़ी बोली। खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने के लिए किन साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है? सबसे ज्यादा योगदान इन तीनों का ही है। ऐसी बात नहीं कि प्रेमचंद जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया गोदान में, उसमें खड़ी बोली भी है। मैथिली शरण गुप्त उन्होंने भी खड़ी बोली का प्रयोग किया। भारतेंदु ने तो इसको खड़ा ही कर दिया, यानी ब्रज भाषा से हटा के खड़ी बोली में ले आया था। इसका ऑप्शन होगा विकल्प सभी। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसमें देखे थे उसमें भी यही क्वेश्चन था, राजभाषा को कब स्वीकृत हुआ था, और यहाँ भी वही क्वेश्चन है 1949 14 सितंबर। डेट और ये ईयर आप याद रखेंगे। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह संस्थान अभी भी काम करती है, यह संस्थान गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, लेकिन इस पे शिक्षा मंत्रालय का नियंत्रण रहता है और यह संस्थान जो है अलग अलग भाषाओं में जो है रचना करती है। अगर आप भी कोई रचना करते हैं तो यहाँ भेजेंगे तो प्रकाशित होती है, अगर वो सही रहा तो। जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में जब दिक्कतें आई तो कंपनी सरकार ने क्या किया? कंपनी सरकार ने हिंदी सीखने की व्यवस्था की थी, अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था किया, और इसी में बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहां अंग्रेज अधिकारी को सिखलाया जाता था और ये हिंदी सीख करके फिर प्रशासन का काम करते थे। इसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि 33 करोड़ जनता को अंग्रेजी सिखाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन 1000 अंग्रेज को हिंदी सिखाना आसान काम है। तो अंग्रेजों ने दूसरा तरीका अपनाया, पहला तरीका छोड़ दिया। गांधी जी ने 1917 में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के लिए कितने लक्षण और शर्तें रखी थी? इन्होंने 5 शर्तें रखी थी कि इस राष्ट्रभाषा के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें 2-3 मेन था। पहला था कि वह जनभाषा होनी चाहिए, वह सभी के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, और वह सभी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। और एक लास्ट उसका ऑप्शन था कि कौन सी भाषा है जो मतलब कि सबके जिसके शब्दावली सभी को याद हो, इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा की शर्तें रखी थी। ठीक। कंठे टू का क्या है? कंठे टू जो हमारे पास है ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन सांधिक अनुवाद प्रणाली का एक भाग है।
लीला ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? लीला ऐप जो है राजभाषा विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप में क्या है कि राजभाषा का अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं एक राजभाषा से दूसरे राजभाषा में, जैसे कोंकणी से ट्रांसलेट करना है बांग्ला में, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। भाषा और बोली के अंतर संबंध कैसे होता है? सभी विकल्प सही होंगे इसमें। भाषा विस्तृत होती है, विकल्प क्षेत्रीय होता है, भाषा की लिपि होती है, बोली का लिपि नहीं होता है, भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। सभी ऑप्शन होंगे। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में भौगोलिक सीमा और पारस्परिक विरासत के अंतर होने के कारण कैसे भेद उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, उच्चारण और व्याकरण के कारण भेद होता है। अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाइएगा, बोली थोड़ा सा बदल जाएगा। आप अपना नानी घर और दादी घर ही घूम लीजिए तो आपको भाषा पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा उच्चारण में अंतर होता है, और उच्चारण में अंतर होने के बाद जो है उसका व्याकरण भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। हिंदी, नागपुरी, खोटा, कुरमाली, पंचपरगनिया आदि किस परिवार की भाषा है? ये इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सबसे पहले जो स्टार्टिंग इन्होंने किया था वो था गारसोदा तासी ने किया था। ये फ्रांस के थे। आदिकाल के किस कवि को अवहट भाषा की रचना की थी? ये किए थे अब्दुल रहमान ने। भक्ति काल हिंदी साहित्य का डैश माना जाता है? भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल माना जाता है। भारतेंदु से पूर्व किन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया था? ठीक है, ये योगदान जो है राजा शिव सिंह सितारे हिंद ने दिया था। ये राजा होते हुए भी जो है रचना करते थे, तो साहित्य से बहुत लगाव था इनको। नेक्स्ट, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता झनकार में दिखाई देता है। इनकी रचना जो है उसमें छायावाद का प्रतीक दिखाई देता है। प्रयोगवाद कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना कौन सी है? ठीक है, ये है सभी विकल्प में। देखिए, हरी घास पर छन पर इन्हीं का रचना है। इंद्रधनुष के ये रौंदे हुए, इलियम, ये भी इन्हीं की रचना है। डैश हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? परीक्षा गुरु इनका पहला उपन्यास है। इसके रचना करते श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास। इन्होंने ये रचना जो है एक अलग ढंग से की थी। इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किसी भी उपन्यास और कहानी को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पे उन्होंने ही बताया। इसमें एक गद्दार मित्र था, ठीक है, जिसके चक्कर में एक दिल्ली का बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन फंस जाता है और अपना सब कुछ डुबा देता है, और बाद में उसका जो सबसे सच्चा मित्र था वही आकर के उसको बचाता है। जबकि जब धोखा दे रहा था तो उसके सच्चे मित्र ने उसको समझाया भी था, लेकिन वो उसकी बात में नहीं आया। जिसमें ये बताने का प्रयास किया है कि सच्चे मित्र की पहचान जो है मुसीबत के समय होती है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? देखिए, मंगलसूत्र इनका अधूरा था, बाद में इसको जो है इनके पोते आलोक राय ने उसको पूरा किया था। 137, खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक राजा शिव प्रसाद सिंह का डैश है, जो कालिदास के डैश के हिंदी अनुवाद से लिया गया है। ठीक है, शकुंतला है और अभिज्ञान शकुंतला, ये दोनों इनके खड़ी बोली का ही लिखा होगा। निम्न में से हिंदी के प्रमुख आलोचक का नाम चुनिए। देखिए, इसमें सभी आलोचक जो हैं आलोचक ही माने जाते हैं। नंदलाल दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ये सब के सब हैं। इसके अलावा अगर लीजिएगा तो किशोरीदास अग्रवाल, वो भी थे। ठीक है, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये सब के सब जो है आलोचक थे। रस आखेटक के लेखक कौन है? रस आखेटक के लेखक जो कुबेरदास राय, कुबेरनाथ राय। हिंदी गद्य की गौण विधाएं कौन सी है? हिंदी गद्य की गौण विधाएं मतलब जिसपे अधिकांश रचनाएं नहीं लिखी गई है, ये सब हमारे पास। देखिए, जीवनी गाथा, संस्करण, रिपोर्ट, यात्रा विधा, ये सब ऐसा जो गौण है, इस पे अधिकांश रचनाएं हुई नहीं है। ऐसे सब में लीजिएगा तो रिपोर्ट्स पे जो है बहुत कम रचना हुआ है। सबसे कम रचना रिपोर्ट्स पे हुआ है। झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में रामजीत सिंह बल्लभ द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? ये उपन्यास है राजपूती शान। कबीर ग्रंथावली में साखी का प्रथम अंक कौन सा है? देखिए, कबीर ग्रंथावली में अगर आप आइएगा सबसे पहला अंक है गुरुदेव के अंक। 143, दो लागे सायर जलिया, पंछी बैठे आई, दाधी देव न पालवे, सतौर गुल लगाई। इस पंक्ति में पंछी का मतलब है, इस पंक्ति में पंछी का मतलब जो है वो पंछी ही है। सूरदास के भ्रमर गीत सार में श्री कृष्ण किसके संवेद वाहक के रूप में भेजते हैं? उद्धव को भेजते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? सभी जानते हैं, अवधी में लिखी गई है।
राम की शक्ति पूजा मानव मन का है। देखिए मानव मन का जो है अंतर्द्वंद है, ठीक है। सरोज स्मिथ कविता का रचना काल है, ये रचना काल 1935 है। कवि निराला के द्वारा सरोज स्मिथ की कविता लिखी गई थी, उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई थी। कुरुक्षेत्र कविता के कवि का नाम है, कुरुक्षेत्र किसके द्वारा, देखिए कुरुक्षेत्र जो हमारे यहाँ लिखा गया था ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ था, और इसमें बताया गया है कि युद्ध के बाद की स्थिति क्या होती है और युद्ध क्यों हुआ था। युद्ध और शांति के बारे में किन किन के मध्य संवाद हुआ है, ठीक है। ये संवाद जो है युधिष्ठिर धर्मराज और पितामह भीष्म के बीच का है, ठीक है। ये टोटल 150 क्वेश्चन थे, इसमें से एक बार आप वो सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो क्वेश्चन आपके जेएसएससी सिलेबस का है। अगले वीडियो में हम इसका जो 2 पारी में क्या हुआ था, एक 22 सितंबर 2023 को, दूसरा 23 सितंबर 2023 को, तो 23 सितंबर का वीडियो में अपलोड कर देंगे। साथ ही जल्द हम झारखंड की नीति पे भी आपका वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि झारखंड से संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब आपके काम आ जाए, ठीक है। ओके, गुड डे।